जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के जो चैप्टर चल रहा था उसी में आगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये जो वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है वो आपका होगा फिजिक्स का, वो रेजोल्यूशन नहीं जो आप न्यू ईयर में लेके अगले दिन तोड़ देते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसमें आप लिख लीजिए छोटी सी पॉइंट, वी ब्रेक वेक्टर्स इन टू एक्सिस कंपोनेंट। ये एक छोटी डिफिनेशन हो सकती है जबकि ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। अब देखिए ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को आप समझने के लिए आपने जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था वेक्टर एडिशन का उसका ही यूज़ करेंगे, उसके डायग्राम का। ये आपका डायग्राम रहेगा, इसे ये वैल्यू ए बी मान लीजिए, है ना। ये ऐसे ऐसे कनेक्ट होंगी थोड़ा थोड़ा, है ना, थोड़ा सा फिगर आगे पीछे बन जाता है। ये एक्स एक्सिस में होगी, ये वाई एक्सिस में। ठीक है, इसको आप डी नाम दे देना, इसको सी दे देना। ठीक है, ये वेक्टर का नाम होगा वी। वेक्टर के ऊपर साइन लगता है ना वेक्टर का, ये चीज़ हो गई। अब देखिए आपको जो कंपोनेंट निकालने एक्सिस में होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस हो सकती है या फिर आर्बिट्रेरी एक्सिस हो सकती है। ठीक है, एक्स वाई के बीच में कोई एक्सिस हो, वाई जेड के बीच में कोई एक्सिस हो, ऐसा भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन में। लेकिन वो अब देखिए ये ट्राइंगल आपको लेना है ये निकालने के, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, आपको पहले निकालना है क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। ए बी सी ट्राइंगल लिया है, ए बी सी, तो इसमें सबसे पहले बेस क्या होगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होगा क्योंकि, है ना, उस हिसाब से आपको बताना है कि ये इसमें क्या होगा। अच्छा हाँ, अब आप ये सोचेंगे यहाँ पर ये 90 कैसे, तो जितने भी रेक्टेंगल होते हैं इसको आप एज ए रेक्टेंगल मान सकते हो, वो पैरेललोग्राम तो होते ही हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। अब इसके बाद ये ए सी की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है कितना, बी अपॉन एच। तो ये थीटा के नीचे होता है बेस, ये ए सी हो गया, अपॉन ये हाइपोटेनस कितना है, ये ए बी है, तो ये ए बी हो गया। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी है, इसको एग्जिटिकली लिख दीजिए ना। ए बी की वैल्यू तो है वी हमारे पास, ये भी आ गई वेक्टर में। ठीक है, अब इससे आपको वैल्यू ए सी की निकालनी ना, ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है तो ए सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा में, वी कॉस थीटा। ये इतनी वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई ना। जब आप ये चीज़ पूरी आगे दिखाते हो तो ये वाला एरो लगा देते। ठीक है, ये सबकी चीज़ें यहाँ पर जिससे इसको क्या कहते हैं, कंक्लूजन यहाँ पर आया तो आप ये वाला एरो लगा देते हो। आप सेम ऐसे निकालोगे साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की सेम इसी ट्राइंगल में ना ए बी सी में क्या होती है, पी अपॉन एच। अब पी की वैल्यू देखिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो बी सी है। ठीक है, और फिर से हाइपोटेनस ए बी। अब यहाँ पर वैल्यू रखा हमने किसकी, बी सी की, तो ऐसे है, ए बी की फिर से कितनी रख दी, वी। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, बी सी की, है ना। बी सी की कितनी आ गई आपकी वैल्यू, वी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी साइन थीटा आ गया। अब लेकिन देखिए ये जो बी सी थी ये तो हमको निकालना नहीं था, इससे ए सी निकालना है, तो ये डॉटेड वाली लाइन नहीं, ए डी निकालना है। तो आप जानते हो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और ये रेक्टेंगल है तो पैरेललोग्राम तो होगा ही, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपका जो ये है क्या कहते हैं, बी सी है, वो इक्वल किसके, ए डी के होगा। ठीक है ना, सामने वाली साइड, तो अपोजिट साइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, वी साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हो गए। अब इसके आगे एक चीज़ देखिए, ये जो कंपोनेंट है ये एक्स और वाई एक्सिस में भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये किसी और भी एक्सिस में हो सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मतलब जो कंपोनेंट हैं या फिर जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हैं ये एक्स और वाई के अलावा और एक्सिस में कैसे हो सकते हैं। उसके लिए एक फिगर बनाइए आप, ये स्लाइडिंग मास का फिगर है। ठीक है, ये आपका मास रखा हुआ है कोई भी एम साइज है। ठीक है, तो इसका जो मास का जो वेट है ना वो सेंटर का वो ऐसे लगता है। ठीक है, ऐसे लगता है वेट, जिसको हम लोग mg कहते हैं, या ये आप अभी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे 11th में ही ना।
अब देखिए इसमें दो कंपोनेंट आपको निकालने, सबसे पहले तो इसको थीटा मान लेंगे, ठीक है। ये 90 सीधा बनता है तो ये कितना हो जाता है 90 माइनस थीटा, है ना। ये अगर थीटा है ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक है। अब आप देखिए अगर इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट ऐसे बनेंगे, अगर ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा है तो ये फिर से थीटा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे कुछ नहीं याद रखना है, जहाँ थीटा वहाँ क्या होता है कॉस, तो m कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना कोई भी, ठीक है। लेकिन ये फोर्स का कंपोनेंट हो तो mg, ये यहाँ नीचे फोर्स mg लगेगी तो ये क्या होता है mg कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा mg साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्स ही तो लगती है नीचे mg, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए। जब ये दो कंपोनेंट आ जाते हैं, अब ऐसा होता क्यों है, मान लीजिए यहाँ पर ये इसका यूज़ भी यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। अगर ये mg कॉस थीटा यहाँ लग रही है फोर्स, तो उसका इसका क्या यूज़ है, क्यों हमने तोड़ दिया इस mg को। अगर मान लीजिए टेंशन एक फोर्स है वो ऐसे लग रही है, ये टेंशन फोर्स, तो भाई ये इसके बराबर ऐसे दिखा सकते हो ना। अब ये आपका फ्रिक्शन यहाँ ऐसे लग रहा है, तो फ्रिक्शन को आप इससे mg साइन थीटा से आप कवर कर सकते हो। लेकिन ये जो mg रखा हुआ है ये तो ना टेंशन का कुछ कर पाएगा ना ही फ्रिक्शन का कर पाएगा, इसलिए ही हमको, मतलब इसको कहते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो यही एप्लीकेशन है। इतना आप चलिए इसके आगे और बताते हैं ना। अब देख लीजिए यूनिट वेक्टर हम कल पढ़ चुके थे, लेकिन यूनिट वेक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। यूनिट वेक्टर्स आर डायमेंशनलेस, ठीक है, डायमेंशनलेस, ठीक है। पहला एक ये पॉइंट है कि यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है, ठीक, डायमेंशनलेस होते हैं। और एक आपको डायमेंशनलेस होते हैं, अभी आप आगे समझाएंगे यूनिट वेक्टर का आगे यूज़ क्या है। मेन जो होता है यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 होती है और काम क्या होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। अब देखिए यूनिट वेक्टर जो है, इसे मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का यूज़ करके हम अपने वेक्टर को कैसे दिखाते हैं। एक वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन ही यूनिट वेक्टर दिखाता है, ठीक है। डायरेक्शन किसका काम होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है दिखाना, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो तो वैल्यू दिखाता है, ठीक है, वैल्यू। तो अब आप ये देखिए आप यूनिट वेक्टर को इस फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए आप इसको ऐसे दिखाएंगे, लेकिन डायरेक्शन के लिए ये यूनिट वेक्टर जिसको ऊपर कैप लग जाता है, तो इसका एक फॉर्म ये होता है ना, ये ए अपॉन ये कितना रहेगा आपका ये, हाँ ऐसे, इस फॉर्म में आप दिखा सकते हो। अब देखिए कैसे ये चीज़ है, ये है वेक्टर जिसके ऊपर ये लगा हुआ है डायरेक्शन का, ये दिखा रहा है वेक्टर की वैल्यू को, और ये दिखा रहा है यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है डायरेक्शन को, ये वैल्यू को ये डायरेक्शन को, इन दोनों को मिला के ये बन गया, ठीक, इतना हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए जो होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर का, है ना, यूनिट वेक्टर ही से आया है। अब देखिए आप जानते हो जो वेक्टर होंगे वो 3D डायमेंशन में भी काम करते होंगे, थर्ड डायमेंशन में जो होता है उसमें आप देखिए इनका यूज़ कैसे होता है। मान लीजिए ये हमारा बन गया, ये 3D डायमेंशनल चीज़ है, ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा x, ये है y और ये है z, ठीक है, z बाहर की तरफ होता है एक हिसाब से, इतना आप मानिए। तो इसको इतने पॉइंट में काट लिया जाता है ना ये, और यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा आपका उसको क्या नाम देते हैं आई कैप, ये एक यूनिट वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू 1 मानी जाएगी, ठीक। वैसे इसके लिए एक पॉइंट होता है, इसको यहाँ पर इसको कहेंगे आपका जे कैप, और सेम इसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको कहेंगे जेड कैप, ठीक है, जेड कैप। ये नाम होते, इन तीनों को ही कहते हैं ऑर्थोगोनल्स ऑफ वेक्टर। कोई वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, आई कैप, जे कैप, है ना, और आपका क्या जेड कैप, इन्हीं को आप क्या कहते हो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, जो कंपोनेंट की फॉर्म में हो 3 डायमेंशनल में, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, आई कैप एक हो गया, दूसरा हो गया जेड कैप और जे कैप, और तीसरा हो गया जेड कैप, ये हो गया। इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए अभी जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है उसके बेसिस में जो कुछ फेमस चीज़ें हैं जो मतलब उससे रिलेटेड हैं, वो पेपर में आती भी हो ना एग्जाम्स में, तो वो कुछ देख लीजिए। इसे आपसे ये ऐसे फिगर बना के पूछ लेंगे कि AX की वैल्यू क्या है, तो आप समझ रहे हो कंपोनेंट पूछा है इस A का x एक्सिस में, तो ये A cos थीटा होता है। अभी हम लोग ने 1 मिनट पहले पढ़ा, तो इसकी वैल्यू तो A cos थीटा होती है, बिल्कुल, हाँ अभी बिल्कुल पढ़ा नया। अब यही पूछ ले y एक्सिस में कितनी होती है, A y वैल्यू पूछने, है ना, तो वो आपकी कितनी हो जाती है A साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्या है, अब यहाँ पर वैल्यू A
कॉस थीटा तो रहेगी, लेकिन डायरेक्शन पूछ ली ना, एक्स में डायरेक्शन, तो एक्स के लिए क्या बताया था हमने, एक्स के लिए होगा आई कैप, तो आपको बस साथ में लगा देना आई कैप। सेम वैसे ही इसके लिए होगा ए साइन थीटा, लेकिन जो डायरेक्शन के लिए क्या था वाई के लिए जे कैप, यहाँ आप क्या लगा दोगे जे, बस इतना कैप ऊपर लगाना है। अब ये पूछना जो ए की वैल्यू है वो हमें बताना है कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में ए की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू आपकी होती है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। बस इन दोनों को देखिए, ये था है ना, इन दोनों की वैल्यू कार्टेशियन में हमको साइन थीटा के फॉर्म में वैल्यू रखनी होती, तो देखिए इस वैल्यू में इनको साथ में रख लिया। देखिए ए के पास एक्स का कंपोनेंट है, वाई का, दोनों को ऐड करके यहाँ मिला दिया, ये भी कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन ये मतलब ओरिजिनल कार्टेशियन फॉर्म है जो पूरे वेक्टर की है, ठीक है यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो आती है वैल्यू, ये क्या होगी, ये वैल्यू रहती है आपकी सीधा ए, इसको कहते हैं मॉड ऑफ वेक्टर। मॉड ऑफ वेक्टर में ये रहता है, मान लीजिए 5 न्यूटन दिया है वेस्ट में, तो केवल हमको 5 न्यूटन से मतलब है, वो उसकी डायरेक्शन कहाँ पर उससे कुछ मतलब नहीं, मतलब केवल वैल्यू से मतलब हो। अगर आप किसी वेलोसिटी की, मान लीजिए 5 मीटर वेलोसिटी है, अगर उसके ऊपर मॉड लगा दिया तो वो क्या बची है, केवल डिस्टेंस। अब इसका समझिए मॉड का यूज़ सबसे अच्छा कहाँ होगा, मान लीजिए वेलोसिटी है माइनस का 5 मीटर, ठीक है, अगर वेलोसिटी माइनस की 5 मीटर है, आप उसमें मॉड लगा दोगे तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, स्पीड, ठीक है, क्योंकि स्पीड की जो होती है वो डायरेक्शन तो रहती नहीं, ठीक है, स्पीड की डायरेक्शन तो रहती नहीं, ठीक है। अब इसके आगे क्या है ये, अब इनकी वैल्यू देखिए डाल लीजिए, ए एक्स की वैल्यू क्या थी और ए वाई की वैल्यू क्या थी। ए एक्स की यहाँ से वैल्यू आपको डालना है, ये निकल के आएगा, अभी देखना क्या, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपका ये क्या आया, ए वाई की वैल्यू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बस आपको खोलना ही है केवल, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको थोड़ा डार्क से लिख देते हैं ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये इतनी वैल्यू आकी। अब इसमें क्या करना है, आपको ए को कॉमन ले लेना है, ए जैसे कॉमन लिया ए स्क्वायर को, ठीक है, अंदर क्या आया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर। अब 1 मल्टीप्लाई में लिखे क्या नहीं लिखे, ये आ गई वैल्यू ए, ठीक है। एक देखिए मॉड ए की वैल्यू ए आई थी और एक किसकी वैल्यू ए आ गई, इसकी, तो आप इससे ये समझ सकते हो अगर आपसे मॉड ए पूछा गया तो आप उसको इस तरीके से भी निकाल सकते हो, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट, है ना, अंडर रूट में ही दोनों चीज़ें ए वाई स्क्वायर, तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। मतलब ये एक रिलेशन आ गया, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, ये आपस में रिलेशन में, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, अब वैल्यू देख लेते हैं, जैसे tan थीटा भी वहाँ लिखा था ना, तो tan थीटा की क्या होगी वैल्यू, देखिए tan होगा आपका p अपॉन बी, तो p के लिए वैल्यू a, p की वैल्यू क्या होगी आपकी ए वाई अपॉन ए एक्स, ये हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ए वाई की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा। अब ये आगे क्यों लिखा है, इससे आप समझ गए कि हाँ ये tan थीटा की वैल्यू, क्योंकि ए कट जाएगा और साइन अपॉन कॉस तो tan होता ही है, ठीक है, ये इतना नोट हो जाएगा। अब इसके आगे क्या है, एडिशन। देखिए एडिशन हम समझ तो चुके हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन लेकिन एक समझ लीजिए इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म बहुत आसानी रहेगा। जैसे एक दे दिया हमने वैल्यू ए के लिए, ए एक्स आई कैप है ना प्लस ए वाई जे कैप, है ना, और दूसरी वैल्यू वेक्टर की दे दी है बी वाली, बी एक्स आई कैप और दूसरी बी वाई जे कैप, ये हो गई। तो अगर आपको कह दिया कि हमको ए प्लस बी करना है, ठीक है, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो कुछ नहीं है, एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स वाले कंपोनेंट से ऐड करना और बी वाले को वहाँ वाई वाले को वाई वाले से, ठीक है। तो कैसे, ए और बी को आप साथ में रखिए, ए प्लस बी, ठीक है। अब इन दोनों जो कॉमन है उसको आप अलग ऐसे एक्स
आई कैप रख दिया, ठीक है। सेम ऐसे आप लिखोगे यहाँ पर ए प्लस बी, ठीक। फिर से अब इसमें भी ए प्लस बी है, वाई आपका जे, ये जे कैप, ठीक है। आगे इतना, बस इतना ही रहेगा कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अब इसके आगे एक देख लेते हैं, फेमस चीज़ है जो पोजीशन वेक्टर, जिसका बहुत यूज़ है फिजिक्स में भी और मैथ में भी, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देखिए हमको अगर किसी भी चीज़ की आपको बताना है कि जगह ये कहाँ पर है, तो आपको सबसे पहले रेफरेंस चाहिए। उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। मान लीजिए जो आपका कार्टेशियन होता है, जो आपका वो होता है एक्स वाई डायरेक्शन वाला, है ना, जिसको कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, है ना, उसके जो भाग हैं उनको, उसमें मान लीजिए ये है जैसे वाई और एक्स, तो ये जो होता है ओरिजिन 0,0, ये रेफरेंस होता है कोई भी चीज़ नापने के लिए। तो यहाँ से जो वेक्टर निकले, जैसे मान लीजिए वेक्टर आर निकल गया, तो ये जो होता है ये वेक्टर आर निकल गया, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से कुछ रेफरेंस में, ओरिजिन को रेफरेंस लेके आपको कोई डिस्टेंस बताना, वो पोजीशन बताना वहाँ की, कि ओरिजिन से ये मान लीजिए 5 मीटर पे है, अब यहाँ से जितने भी 60 डिग्री पे है, तो ये पूरा आपका क्या रहता है, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर से ही रिलेटेड होता है एक टर्म डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या रहता है, देखिए डिफरेंस होता है किसका, डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसी फिगर में समझेंगे, ठीक है। इतना आप ये वाला फिगर बना लेना, इसी में थोड़ा समझा के बता देते, ठीक है। ये बना फिगर, ठीक है, ये y में है और ये x में है। देखिए एक हमने बनाया ये r में, दूसरा बनाया, इसको नाम दे दिया r1, इसको नाम दे दिया r2। ये आपका कहाँ पर गया, ये a है, ये b है, ठीक है। ये इनिशियल है, फाइनल है, तो ये इनिशियल से फाइनल में गया, ठीक, इनिशियल से फाइनल में गया। तो इसमें जो ए बी की वैल्यू आएगी ना, जो ए बी वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वहाँ लिख दिया, तो जो ए बी की वैल्यू होगी वो, देखिए डिफरेंस है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, ठीक है, पोजीशन वेक्टर का। लेकिन कैसे होगा, ये फाइनल में आ चुका है, तो फाइनल का r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, ठीक है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इतना चीज़ हो चुका है, ठीक है, इतना आप ये पूरा नोट कर लेना, ठीक है। इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट और आपका वेक्टर प्रोडक्ट, इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। जब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।